अगेंस्ट बीजेपी जो माहौल बना हुआ था शहर में, वहाँ बीजेपी टिकट बांटने के दौरान तो बैकफुट पे थी ही थी। शुरू के 3-4 दिन तक भी काफ़ी बैकफुट पे रही। कह रहा था इलेक्शन के दौरान 10-12 दिनों के दौरान मैंने जगह जगह ये बात कही है कि दो बीजेपी लड़ रही हैं, एक संगठन की बीजेपी और एक चीफ मिनिस्टर की बीजेपी। देखते हैं कौन सी बीजेपी जीतती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आपके साथ एक और चुनाव के बाद की जो चर्चाएं शहर में चल रही हैं कि इलेक्शन तो हुआ लेकिन रिजल्ट क्या आया, खोदा पहाड़ और क्या निकला, शेर निकला या फिर क्या निकला, जरूर भिवानी की जनता बताएगी। क्योंकि बीजेपी यहाँ से कैंडिडेट उतारा लेकिन उसके बाद बीजेपी को कोई और ही ऐसा चेयरपर्सन मिल गया कि कल खट्टर साहब की जो तस्वीर आई है उसके बाद भिवानी को एक नया शेर मिला, भवानी प्रताप के रूप में नया चेयरपर्सन मिला है भिवानी में। और बीजेपी ने भी समर्थन दे दिया है, बीजेपी को भवानी ने समर्थन दे दिया। आपस में जो गठबंधन और गठजोड़ है ना बीजेपी मिलाती है वो मिल चुका है। आज फिलहाल सुशील वर्मा से बात करने वाला हूँ, वो सुशील वर्मा जो हमेशा भिवानी बचाओ आंदोलन के लिए दिन रात भूखा तक रहा और कहीं ना कहीं शहर में चर्चाएं रही कि सुशील वर्मा किस करवट बैठेंगे, वो पार्टी जीत जाएगी। लेकिन भिवानी बचाओ के आंदोलन वालों ने, इन सदस्यों ने कोशिश कर ली लेकिन जीत कोई और ही गया। क्या कहोगे वर्मा जी, आज इस रिजल्ट के बाद काफ़ी दिन बाद बातचीत कर रहे हैं हम, आप भी विजित हैं, क्या कहेंगे, संतुष्ट कितना? नहीं, सबसे बड़ी संतुष्टि तो इस बात की है कि बड़ी सुख शांति से ये इलेक्शन संपन्न हुआ। जो इस तरह की चर्चाएं थी कि शहर में तनाव होगा, जाति के आधार पर लोग इतने ज़्यादा आपस में बट गए हैं कि मरने मारने पर उतारूँ है, फलाना दिखड़ा, ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसे कि उम्मीद थी। बहुत ही सुख शांति से संपन्न हुआ चुनाव। तो सबसे बड़ी जीत तो भिवानी के नागरिकों की है। दूसरी बात जो आप बात कर रहे हैं कि पार्टी कौन जीती कौन हारी और किसने समर्थन दिया किसने नहीं दिया, तो ये भी बीजेपी के कैंडिडेट थे। तस्वीरें बेशक कल आई हैं सामने, लेकिन जिस दिन से टिकट दी थी उस दिन से मुख्यमंत्री मनोहर लाल का तो हाथ इनके सर पे था ही, जो जीते हैं विधायक के ज़रिए। मतलब मैं तो शुरू से कह रहा था इलेक्शन के दौरान 10-12 दिनों के दौरान मैंने जगह जगह ये बात कही है कि दो बीजेपी लड़ रही हैं, एक संगठन की बीजेपी और एक चीफ मिनिस्टर की बीजेपी। देखते हैं कौन सी बीजेपी जीतती है। मैंने सोशल मीडिया पर आपकी ये पोस्ट देखी थी, तभी मेरी इच्छा थी कि मैं आपसे बात करूं। हालांकि बिजी हैं और कमर में एक बड़ा झटका इनको लग चुका है। हालांकि हो सकता है कि भिवानी के रिजल्ट के बाद ये झटका लगा हो, क्योंकि आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे मास्टर जी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी रनर अप तो रही है लेकिन जीत नहीं पाई कहीं ना कहीं। ये बीजेपी दो होने से यूँ लगता है कि 2024 में असर पड़ने वाला है इस बात का, भिवानी की सीट पर तो पड़ना ही पड़ना। पहले तो मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी की रनरअप रहने से कोई झटका नहीं लगा है। मेरे नज़रिए से जीत है ये। पहली बार पार्टी इलेक्शन में उतरी और पूरे हरियाणा में भिवानी में सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं। 21,000 से जो ज़्यादा वोट मिले हैं, वो 45 जगह आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था चेयरपर्सन का, तो मैक्सिमम यहीं से भिवानी से ही वोट मिले हैं। और दूसरी बात जो दो बीजेपी की आप बात कर रहे हैं, ये देखो बीजेपी में एक तो काबिलियत है कि ये टाइम के ऊपर एक हो जाते हैं और ये परखते बहुत जल्दी हैं चीज़ों को। तो इन्होंने ये सेंस कर लिया था जो सीएम बीजेपी है कि हमारा जो ऑफिशियल संगठन का जो उम्मीदवार है उसको जिता नहीं पाएंगे। और चाहे यहाँ से सीआईडी की रिपोर्ट गई या जो लोगों से फीडबैक लिया, तो 2-3 दिन तक तो उसके लिए जोर लगाया होगा। जिता नहीं पाएंगे, जिताना नहीं चाहते थे क्या? ऐसा भी हो सकता है कि सत्ताधारी पार्टी और उसका कैंडिडेट निकाय चुनाव में हार जाए, ऐसा भी हो सकता है? वो जो इन घोटालों की वजह से बीजेपी के अगेंस्ट एक लोगों की जन भावना जन धारणा बनी हुई थी और टिकट बंटवारे में भी वो साफ नज़र आई थी। जो चीज़ें बाहर निकल के आई, अखबारों में भी छपी थी कि जब नाम रखे गए पैनल में कि इसको टिकट देते हैं, तो सीएम ने कहा कि ये भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है। किसी नाम के ऊपर खुद प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है। किसी नाम के ऊपर रामविलास शर्मा जी ने ये कहा कि ये भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है। तो उस वजह से जो एक अगेंस्ट बीजेपी जो माहौल बना हुआ था शहर में, वहाँ बीजेपी टिकट बांटने के दौरान तो बैकफुट पे थी ही थी। शुरू के 3-4 दिन तक भी काफ़ी बैकफुट पे रही। और जो ये जीते हैं, जो ये भवानी प्रताप और इनके जो परिवार से महिला जीती, ये काफ़ी अग्रेसिवली कैंपेन कर रहे थे। इनफैक्ट इनके लिए तो एक वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया कि इनको उन चीज़ों के लिए जिनके लिए बीजेपी डिफेंसिव थी उनके लिए इनको जवाब नहीं देने पड़े, ना घोटालों के जवाब देने पड़े, ना एक तरह से जो बीजेपी के अगेंस्ट के वोट थे वो भी इनको मिले। और जो लास्ट में जो बीजेपी ने इतने देखो 8-10 हज़ार वोट एक सत्ताधारी पार्टी किसी के भी पक्ष में या विपक्ष में करवा सकती है डाइवर्ट, लास्ट में इनको वो भी फ़ायदा मिल गया। लेकिन क्या आपको लगता है जिस तरीके से लोगों को समझ ही नहीं आया? मैं हमेशा कहता हूँ कि भिवानी की जनता बहुत समझदार है, भिवानी की राजनीति का पूरा हरियाणा निगाहें
करके देखता है कि होगा क्या, भिवानी में क्या होगा। और भिवानी में वैसा ही माहौल अब भी बना, निर्दलीय जीत गया। क्या उनको पता नहीं था कि बीजेपी का ही, और जैसे आप कह रहे हैं कि सीएम का कैंडिडेट था, तो फिर लोगों को समझ नहीं आई ये चीज़? नहीं, लोगों को समझ में आई, लेकिन क्या है ना कि देखिए चार तरफ का मुकाबला हो गया था। अब अपने आप में जो कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार थे वो भी बहुत मजबूत थी। आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार तो एक तरह से साबित भी हुआ कि रनर अप रही हैं तो मजबूत थी। तो ये ऐसे में बहुत थोड़ा ही करना था, लंबे चौड़े खेल की ज़रूरत नहीं थी कि लंबे चौड़े खेल की ज़रूरत नहीं थी कि बहुत सारे लोगों को समझाना है। इन्होंने जो कैलकुलेशंस करी थी कि 25-26% वोटों से काम चल जाएगा, वो इनकी बड़ी ठीक रही, सटीक रही एकदम से। तो लोग तो समझ रहे थे, अगर भिवानी के लोग समझदार नहीं होते तो जेल में बंद लोग फिर से जीत जाते। भिवानी के लोग समझदार नहीं होते तो जो चौथे नंबर पे आया है वो जीत जाता। तो एक तरह से भिवानी के लोगों ने समझदारी तो दिखाई है, लेकिन सत्ता पक्ष की पावर में है और ताकतवर है तो इतने गेम तो कर ही सकता है ना, वो गेम कर गए लास्ट में। मतलब कि इस आंदोलन के बाद और ये जो घोटाले हुए हैं इसके बाद बीजेपी का कैंडिडेट नहीं जिताना था, चाहे जीत के बाद में बीजेपी में चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं भिवानी की जनता। ये तो आपके सामने है, ये तो सबके सामने है। तो अब दिक्कत नहीं है भिवानी की जनता को, बीजेपी का ही है कैंडिडेट तो आज। दिक्कत तो है, बीजेपी का कैंडिडेट हारना अपने आप में एक यूँ लगा लीजिए कि शहर के लोगों ने जो बीजेपी के प्रति रोष निकाला है वो निकाला है। जो जातिगत समीकरण हावी रहे कैंडिडेट की जीत में, वो भी एक बड़ा फैक्टर रहा है। और जो अगेंस्ट माहौल बना था वो भी उन्होंने, अब देखिए वही बात है कि एक पिच तैयार थी अगेंस्ट बीजेपी के माहौल वाली। अब अच्छा बैट्समैन उसके ऊपर अब स्कोर कर गया, क्योंकि उसको साथ में उन लोगों का भी फ़ायदा मिल गया जिनके लिए उनको ये लगता था कि ये तो अगेंस्ट में है, यानी कि प्रो बीजेपी जो वोट थे वो भी लास्ट में मिल गए, चाहे किसी के भी इशारे से मिले। विधायक तो खुलेआम लगे हुए थे, ऊपर से सरकार की तरफ से भी थोड़ा सा हाथ हो गया तो बेनिफिट मिल गया। लास्ट के 3-4 दिन में जो आप भी देख रहे थे लगातार, मेरे से ज़्यादा तो आप सक्रिय थे, तो जो माहौल बदला लास्ट में, और ख़ासकर पोलिंग वाले दिन, देखो एक बात तो दाद देनी पड़ेगी। अब लोग बेशक कितने दिनों से भी कोई तैयारियां करते रहे, कुछ भी करते रहे, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने अपने चुनाव को मैनेज किया और पोलिंग वाले दिन जो बूथ लेवल तक इन्होंने मैनेज किया, एक एक वोट को ध्यान में रखे, वो वास्तव में काबिल तारीफ़ है। मतलब वो एक एग्जाम्पल है, लोगों को सीख लेनी चाहिए कि इलेक्शन ऐसे लड़ा जाता है और ऐसे फिर जो आपके भावनाएं होती है लोगों की वो वोट में कन्वर्ट करके ऐसे वोट डलवाए जाते हैं, उसका फ़ायदा मिला है। बहुत लंबा चौड़ा गैप तो रहा नहीं है, तो इनके मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हाथ रहा है इसमें, ये भी एक फैक्टर रहा है। क्या अब जिस तरीके से बीजेपी में ये रही साठगांठ, जैसे माहौल चेंज हुआ, विधायक साहब का अलग फैसला है, जिला अध्यक्ष अलग चल रहे हैं, एमपी साहब पता ही नहीं क्या सोच रहे हैं, मंत्री जी की भी बहुत सारी चर्चाएं हैं, तो इन चर्चाओं के बाद 2024 में पक्का इफेक्ट पड़ने वाला है क्या? उस दौर में भी ऐसा ही हो सकता है कि बीजेपी के कैंडिडेट को इग्नोर कर देंगे और किसी थर्ड को बीजेपी जिता देगी, या फिर वो हारता दिखा तो किसी और को जिता देंगे, किसी और को अपने पास से में ले लेंगे। तो अगर कैंडिडेट के तौर पर घनश्याम सराफ आते हैं, उनके साथ भी ऐसा ही खेल हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। 2024 की तो अभी से क्या प्रेडिक्शन कर सकते हैं, लेकिन पहले भी ऐसा होता है। महम का एग्जाम्पल है, हमारे पड़ोस में ही है। बीजेपी के ऑफिशियल कैंडिडेट को हरा दिया, शायद तीसरे नंबर पे रहे थे, और जो बीजेपी से थे पहले, जैसे भवानी प्रताप की तरह, और पूरा संगठन और संगठन के लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे, वो जीत गए। तो ये तो कई बार होता है कि कोई आदमी एक तरह से 60-गांठ सीट टिकट का यही होता है। अब मान लीजिए किसी भी पार्टी को, चाहे बीजेपी हो कोई पार्टी हो, दिख रहा है कि भाई ये जीत सकते हैं, फ्रंट रनर हैं, लेकिन इन्होंने जो फार्मूला अपनाया था कि इन सारों को छोड़ दो, जो टिकट मांग रहे हैं किसी नए को दे दो, जो भी चीज़ें रही हो। अब लोग 100 तरह की बातें कर रहे हैं कि टिकट मिलने में क्या क्या फैक्टर रहे होंगे, या बीजेपी ने एक तरह से एक एक्सपेरिमेंट भी किया था इस कास्ट बेस्ड के ऊपर, जाटलैंड में। तो वो कुछ भी चीज़ें रहने के बावजूद 2024 में उस टाइम अलग समीकरण होंगे, लेकिन जो ज़मीन से जुड़ा होता है, जो ज़मीन पे काम करता है, उसको कहीं ना कहीं रिजल्ट मिलता है, चाहे वो विजेता घोषित हो या रनरअप रहे। अब जो आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार थे, इन्होंने भी 6 महीने तक ज़मीन पे जुड़ के आप देख रहे थे काम किया, जिसका उनको काफ़ी बेनिफिट मिला भी है। पार्टी ने कोई चमत्कार नहीं किया उनके लिए, मैं तो साफ बोल रहा हूँ। कैंडिडेट ने जो घर घर पहुंच बनाई 6 महीने के दौरान मेहनत करके, उसका उन्हें फ़ायदा मिला। तो मतलब कि आम आदमी पार्टी का कोई स्टैंड ही नहीं है भिवानी में? क्या मान के चलते हैं, कितने वोट आए होंगे आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो, इंदु शर्मा या वासुदेव परिवार की खुद के पर्सनल वोटों को छोड़ के? पार्टी का स्टैंड नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। पार्टी अपने आप में यहाँ पे एक सक्षम पोजीशन में है, लेकिन क्योंकि कैंडिडेट मजबूत है, मजबूत कैंडिडेट का पार्टी के संगठन को वो उसके एक तरह से वो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। अगर कैंडिडेट मजबूत नहीं होता और सिर्फ संगठन से ही कोई उम्मीदवार होता तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होती।
वो 10,000 से कम रह लेता। लेकिन संगठन को तब फायदा मिला कि सामने एक तो कैंडिडेट उनको मजबूत मिला हुआ था, तो आम आदमी पार्टी के संगठन को एक तरह से बेनिफिट मिल गया उस चीज़ का, वो आधा जोर लगाना पड़ गया। तो मजबूत कैंडिडेट का हर पार्टी को फ़ायदा मिलता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। अब आप देख लीजिए कि ये ज़मीन से जुड़े हुए नहीं थे काफ़ी सालों से, जो कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार थे, भले इनकी 3 पीढ़ियों ने यहाँ पे राजनीति करी है, भले एक बड़ा नाम रहा है भिवानी के संदर्भ में, मंत्री तक रहे हैं, लेकिन लंबे समय से लगभग 15 साल से वो इनएक्टिव थे, तो उसका इफेक्ट उनको नहीं मिला और वो एक तरह से डिसएडवांटेज हुआ पब्लिक से कटे रहना। ऐसे ये जो थे बीजेपी के ऑफिशियल कैंडिडेट थे, हर्षवर्धन मान की जो धर्मपत्नी थी, बेशक वो बीजेपी के जिला महासचिव थे, लेकिन एक वो जो होती है ना कि पब्लिक में लोगों के बीच में जो रहने वाले, लोगों के लिए संघर्ष करने वाले, लोगों के काम करवाने वाले, दुख दर्द में उनके साथ खड़े होने वाले, उस लिहाज से उनकी कोई भी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी, कोई अपील वैसी नहीं थी, उनको नुकसान हुआ। ये जो दोनों कैंडिडेट पहले और दूसरे नंबर पर रहे हैं, इनको मैक्सिमम बेनिफिट यही रहा है कि बीच में रहे हैं, खड़े रहे हैं लोगों के साथ। तो अब कल को अगर कोई निर्दलीय उम्मीदवार ऐसा खड़ा होता है या किसी पार्टी का ऐसा उम्मीदवार खड़ा होता है जो लोगों के बीच में, डेफिनेटली 2024 में फ़ायदा मिलेगा उस बात का। अब घोटालों की बात आती है, घोटालों की वजह से एक बड़ा चेहरा बन के आए सुशील वर्मा। अब क्या लगता है, घोटाले कम पड़ जाएंगे क्या? सुशील वर्मा को शांत होकर बैठ जाना सही रहेगा अब, या फिर लड़ता रहेगा वो भिवानी के लिए, क्योंकि अब नया चेयरपर्सन बना है, वो ठीक ठाक काम करेगा लग रहा है? घोटालों की वजह से नहीं, घोटालेबाजों के खिलाफ कार्रवाई करने की वजह से जो भी थोड़ी बहुत जान पहचान बनी है उस। घोटाले नहीं होते तो सुशील वर्मा को जानता ही मैं यही बोल रहा हूँ कि घोटालों की वजह से नहीं, घोटालेबाजों के खिलाफ शिकायतें दी उस वजह से। देखिए अब कम होंगे ज़्यादा होंगे तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि इसे सबक हर कोई लेगा। जितना स्वच्छंद होके इन लोगों ने काम किया था, जितने एक तरह से बेखौफ होके ये लोग कानून तोड़ के काम करते थे, इतनी हिम्मत कोई भी नहीं करेगा। मैं व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानता हूँ जो जीते उनको, लेकिन एक ये इंट्यूशन ज़रूर है, एक मन में ख्याल ज़रूर है कि इतनी हिमाकत कोई भी नहीं करेगा, और अगर कोई करेगा तो वो दरी और वो टेंट तैयार हैं। और जहाँ तक अब शांत बैठने की बात है तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, अभी वो काम पूरा नहीं हुआ है, कई चीज़ें सिरे चढ़ानी है। जो सेक्रेटरी था तत्कालीन राजेश मेहता वो फरार है, जो मुख्य आरोपी है विनोद गोयल वो गायब है, जो रण सिंह यादव का पीए ललित यादव वो अभी तक पुलिस को नहीं मिला है। तो अब टारगेट यही है कि उन तीनों को गिरफ्तार करवाना। रण सिंह यादव से जो रिकवरी नहीं हुई थी, विजिलेंस ने और पुलिस ने ये आश्वासन दिया था कि हम इसकी प्रॉपर्टी अटैच करेंगे, वो काम सिरे चढ़ाना। और अवैध कब्जे, जो शहर की जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं, तालाब हैं, बावड़ी हैं, शौचालय हैं, उनके ऊपर जो अवैध कब्जे हो रखे हैं, वो अवैध कब्जे छुड़वाना और अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाना, ये सारे एजेंडे में शामिल हैं। प्रशासन ने उस टाइम 3 महीने का समय मांगा था, लगभग आधा टाइम बीत लिया उसमें से। तो चलो अब तक तो ये मान रहे थे कि भाई चुनाव में प्रशासन बिजी था, ऐसे में तो हमारे भी ठीक नहीं लगता था कि चुनाव के दौरान कोई इस तरह की चीज़ें करी जाएँ, लेकिन अब शुरू। बात करें गुरनाम चढ़ूनी, बड़ा चेहरा किसान आंदोलन के बाद बना, हालांकि उससे पहले भी किसानों के लिए लड़ाई लड़ते रहे, ऐसा उनका कहना। उसके बाद इलेक्शन लड़ते हैं, वोट काफ़ी कम, हज़ारों की संख्या में आते हैं बहुत सारी सीटों को मिला के। क्या सुशील वर्मा के दिमाग में नहीं आया कि आंदोलन के बाद हीरो बन गया, उसे भी इलेक्शन लड़ने ना चाहिए? या जैसे अब रिजल्ट आए हैं उसके बाद तो लग ही रहा होगा कि कहीं ना कहीं वो भी ताल ठोक देते तो बन जाती उनकी भी बात। नहीं, मेरे तो शायद पहले भी आपसे बात हुई थी कि ना तो कोई फैमिली मेम्बर इलेक्शन लड़ेगा, और ख़ुद तो क्योंकि वेमेन रिजर्व सीट है तो सवाल ही नहीं है। तो इस टाइम तो कोई ऐसा था ही नहीं, और मेरा तो मतलब क्लियर कट ये था, पूरी टीम का ये था कि जो घोटाले हुए हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठानी और घोटालेबाजों के खिलाफ कार्रवाई करनी है। और वो अब तक तो वो चीज़ करी भी है कोशिश, अब बाकी देखो आगे क्या होता है। लेकिन आपने जिसको समर्थन दिया उसकी भी बात नहीं बन पाई, इसको देखकर लगता है कि भिवानी की जनता को इस आंदोलन से कोई ज़्यादा सा मतलब नहीं बनी है ना बात, आप खुद देख रहे हो। मतलब बीजेपी जो एक तरह से सर्व शक्तिमान मानती है अपने आप को, उनका उम्मीदवार चौथे नंबर पे है। मैं तो इसमें चाहे 1% योगदान हो, भिवानी के लोगों ने ये ज़रूर सोच के वोट डाले कि नहीं, बीजेपी को तो नहीं। दूसरी बात, कांग्रेस कौन सी घाट थी भाई, उससे जुड़े लोग भी तो रण सिंह यादव का साथ दे रहे थे घोटालों में, उन्हें भी लोगों ने सबक सिखाया है।
आप एग्जाम्पल उठा के देखो कि ऐसे कौन सा इलेक्शन हुआ है किसी भी जगह पे, चाहे वो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो, चाहे वो हरियाणा में कोई विधानसभा की सीट का इलेक्शन हो, या ये नगर निकाय का इलेक्शन हो। पहले मेयर के भी तो सिद्ध हुए हैं कि जहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस तीसरे और चौथे नंबर पे रही हो। तो आप कुछ तो लोगों ने सोचा ही है। मतलब कि सुशील वर्मा का निशाना मछली के आंख बीजेपी थी सिर्फ। नहीं, मेरा निशाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ना ही मैं इस लायक कोई है कि भाई मैं किसी को निशाना बनाऊं। लेकिन लोगों के दिमाग में, लोगों के जहन में बीजेपी के प्रति आक्रोश था, और सत्ताधारी लोगों के लिए भाई उनके सही से ये घोटाले हुए हैं, ये तो सबको पता था। बोलते थे, लोगों ने सवाल जवाब भी करे हैं जब बीजेपी के लोग यहाँ पर बड़े नेता आए हैं तो उन लोगों से। और कई बीजेपी के नेता इसी वजह से बैकफुट पे भी रहे हैं कि ज़्यादा अब मनीष ग्रोवर यहाँ पर आए, गुपचुप कुछ मीटिंगें ज़रूर हुई हैं, लोगों ने उनको बोला कि आपका भी नाम आया हुआ है, आपके लिए भी अखबारों में छपी है, आपके लिए भी जो एक्टिविस्ट हैं वो नाम लेके करते हैं, तो वो इतने फ्रंट पे नहीं आके यहाँ पे कैंपेनिंग कर पाए। तो ये तो रहा ही है। और जो शहर के लोगों ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को जो समर्थन दिया, मैं कह रहा हूँ ना कि पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा वोट उनको मिले हैं और बड़े जीत के नज़दीक पहुँचे हैं। अगर लास्ट में ये जुगलबंदी नहीं होती, जो सरकार एक पावर में बैठे लोग अपनी वो नहीं चलाते तिकड़मबाजियाँ, तो जीत भी गए थे। तो लोगों ने तो पूरा रुझान दिखाया है कि भ्रष्ट लोगों को अब नहीं आने देना है आगे। और दूसरा वो मामन का एग्जाम्पल आपके सामने है, आप उस एरिया में गए भी हैं, अब तक का जो पीछे का इतिहास है उसका एक तरह से जो बोलते हैं कि अपने एरिया में किंग की तरह उसका वो है वार्ड नंबर 25 में। और देखिए वहाँ के लोगों ने सबक सिखाया है। लेकिन मात्र 50 वोटों से हारना, और एक तरफ हमने कैमरे पर दिखाया लोग रो रहे हैं मामन के लिए, 50 वोटों से हारना। तो किंग तो आज भी मामन हार के भी, आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को जितने वोट मिले हैं तो मजबूत हुई है, तो मामन तो मजबूत तो आज भी है। क्या कहेंगे, क्या 50 वोटों से खाली हार? आम आदमी पार्टी का बीजेपी और कांग्रेस को तीसरे और चौथे नंबर पे धकेल के रनरअप रहना अलग बात है, और मामन का 50 वोटों से क्या, 1 वोट से भी हारना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि वहाँ पे तो पूरा शहर, लोग सट्टे वाले कह रहे थे कि वहाँ तो उसके नाम का सट्टा ही नहीं है, 10 पैसे भाव है। और जो भी किसी से भी चर्चा होती थी आखिरी दिन तक, सिर्फ हमारे जैसे, आप जैसे कुछ लोग कहा करते कि नहीं, लोगों का वहाँ पे है मूड अभी। जो लोगों को हम लोग समझाने की कोशिश करते, शायद वो समझ में आई बात कि भाई अगर भ्रष्ट लोगों को फिर से जिताओगे जेल में बैठों को, तो ये वो जो राजा भैया टाइप के बिहार यूपी में जो जैसे जेल में जाते हैं और वहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं, फिर वहीं से अपना सत्ता चलाते हैं। अगर आपको भिवानी को बिहार और यूपी बनाना है तो बेशक बना लो, और कदम कदम पे ज़रूरत पड़ती है एमसी की आपको, छोटी छोटी बातों के लिए। चलो बड़ी बातें छोड़ो, तो वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी अपने रिप्रेजेंटेटिव की। तो लोगों को बात समझ में आई, और चाहे 1 वोट से जीत हुई हो, लेकिन वो हारा तो ये इसी का असर था। ये जो घोटालों के, अदरवाइज़ तो सवाल ही नहीं था उसके हारने का। अगर इन घोटालों में उसका नाम नहीं होता, आप खुद बता दीजिए, मैं आपसे पूछता हूँ, अगर वो जेल में नहीं होता तो क्या वो हार जाता? कभी भी नहीं हारता। तो लोगों ने देखो, और वहाँ पे सो कॉल्ड वो जो एरिया है, मतलब भिवानी के बाकी कंपैरिजन के हिसाब से करें तो वो खुद लोग कहते हैं कि हमारा एरिया बहुत पिछड़ा हुआ रह गया है। तो ये बात भी उनको समझाई कि 15-20 साल से ये लोग यहाँ पे तो लोगों पे एक तरह से राज करते हैं लिटरली, और तब ये हाल है। तो क्या ये थोड़ी है कि सिम थोड़ी रहा है एक इलाका किसी के कि आप हर बार उसको आंख बंद करके चुनते रहोगे। लोगों की समझ में तो आई है, और जब उन लोगों को समझ में आ सकती है तो मेरे ख्याल से सब लोगों को, एक और 2-4 नाम थे जिनके घोटालों में कहीं ना कहीं संलिप्तता थी, FIR में नाम थे, वो भी आ रहे हैं। तो देखो, लोगों ने, हम भिवानी के समझदार लोगों को आउटराइटली ये नहीं कह सकते कि उन्होंने समझदारी नहीं दिखाई। मेरे नज़रिए से बहुत बड़ी समझदारी दिखाई है, और मेरे ख्याल से जो भी जो नब्ज समझते हैं इन चीज़ों की, उनके हिसाब से भी समझदारी लोगों ने दिखाई है। फिलहाल आपने देखा जिस तरीके से चर्चा रही सुशील वर्मा के साथ, घोटालों के साथ भिवानी के लिए लड़ते रहे, भिवानी को बचाने के लिए लड़ते रहे, लेकिन भिवानी की जनता ने जिस तरीके से चेयरपर्सन पर अब मुहर लगाई है, उसके बाद भिवानी का विकास कितना हो पाएगा? क्योंकि पिछले 5 साल का भी तो अब कोटा पूरा करना है इस वाले चेयरपर्सन को, क्योंकि जहाँ भी निकलते हैं आज गड्ढे ही गड्ढे दिखाई देते हैं। अगर बारिश आ जाए और अगर कोई बच्चा गली में निकल जाए तो शायद गड्ढे में मिलेगा आपका बच्चा, और बच्चा अकेला किसी घर का गड्ढे में नहीं होगा, पूरा भिवानी गड्ढे में होगा। हाल ऐसे हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, बिजली की व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, सीवरेज बदहाल है व्यवस्था। तो माहौल काफ़ी बिगड़ चुका है आपकी छोटी काशी का। अब सुधरेगा क्या? क्या चेयरपर्सन भवानी प्रताप के परिवार से जिस तरीके से प्रीति चुनी गई हैं, उनकी मिसेज चुनी गई हैं, तो अब बदलाव होगा भिवानी का, विकास होगा भिवानी का? जरूर लिखें
और भिवानी कितनी बचेगी। अब सुशील वर्मा को दोबारा आना पड़ेगा या नहीं आने पड़ेगा, या ऐसे लोगों को दोबारा से घोटालों के खिलाफ बोलना पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी ऐसी नहीं पड़ेगी, वो भी लिखें। इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।